गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हमारे आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास द्वारा शेयर की गई। मॉर्निंग में 10 बजे उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा कि सभी तरह के रेट्स स्टेबल रखे जा रहे हैं, ना उन्हें बढ़ाया गया ना घटाया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो रेपो रेट है उसे 6.5 पे मेंटेन किया और STF rate is maintained at 6.25%. Marginal standing facility rate and bank rate are being maintained at 6.75%. मैं आपके साथ कुछ खास बातें शेयर कर देता हूं उसकी। गवर्नर की स्पीच को ही हम देखेंगे यहाँ पर। एक दो बातें उन्होंने गवर्नर ने खास कही कि उन्होंने नोटिस किया है कि इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पर हमें इन्फ्लेशन पे विजिलेंट रहने की जरूरत है। और दूसरा, ग्लोबल एनवायरनमेंट में अनसेटलमेंट है, वहां पर अलग अलग तरह की सप्लाई क्राइसिस, वॉर रिलेटेड सिचुएशंस चल रही है, जिसके चलते हुए वी विल रिमेन विजिलेंट। और इसी को देखते हुए उन्होंने दो तीन बातें खास कही कि एक तरफ हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को मेंटेन और पैरामीटर में लाने की जरूरत है, जो कि 4% का बैंड है, उस पर लाने की जरूरत है। इस कारण से पॉलिसी रेट्स को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स थे, उसमें से 4:2 के रेशो में वोट किया गया कि उन्हें सेम रखा जाए। एक बात और कही गई कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी जो मेंटेन की जा रही है, जिससे थोड़ा लिक्विडिटी ज्यादा है, उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए, जिससे कि इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो। और एक दो बातें और उन्होंने कही कि इंडिया के बारे में नोट किया जा रहा है कि इंडिया की डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बड़ी पॉजिटिव है। दैट मींस इंडिया की मीडियन एज यानी कि एवरेज एज 28 साल है, एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक US, चाइना, जहां ये एज 38 ईयर्स है। यूके में तो 40 साल हो जाती है, जर्मनी में 45 ईयर्स हो जाती है, और जापान में 48 ईयर्स हो जाती है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन का एवरेज वर्किंग एज इज 28 ईयर्स, जिसके कारण से कि यहाँ प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों में बेनिफिट मिलेगा और कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट है। कुछ उन्होंने इनिशिएटिव्स की बात की कि आरबीआई के 100 साल पूरे होने पर क्या इनिशिएटिव हम रन करेंगे। खास बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4:2 के रेशो में ये डिसाइड किया कि पॉलिसी रेपो रेट 6.5% पर ही मेंटेन किया जाए, इसे चेंज ना किया जाए। और इसी के चलते स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.75% पर मेंटेन किया गया। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन की बात की जा रही है कि जिससे कि मनी सप्लाई थोड़ा सा विड्रॉ किया जाए, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ पाए, ग्रोथ के चलते चलते उसे भी अलाइन किया जा सके। एक और अच्छी बात उन्होंने कही कि इंडिया ग्लोबल ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2001 से लेकर 2010 तक इंडिया ने पहले डेकेड में ग्लोबल ग्रोथ में 7% कंट्रीब्यूट किया। फिर 2010-11 से लेकर 2019-20 तक इंडिया ने ग्लोबल ग्रोथ में 11.6% का रेट ग्रोथ का दिया। और 2023-24 में इंडिया का परसेंटेज इन ग्लोबल ग्रोथ इज 18.5%। उन्होंने एक दो बातें और कही कि इन्फ्लेशन ग्रोथ का बैलेंस बड़ा फेवरेबली चल रहा है। फ्यूल प्राइसेस में कंटिन्यूअस डिफ्लेशन आ रही है। सितंबर 23 में फ्यूल प्राइसेस -0.1% की दर से गिर रहे थे, और अप्रैल 24 में ये -4.2% की दर से गिर रहे हैं। हाउएवर, इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये गिरते ही रहेंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। पर इसके बावजूद इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। उसके पीछे दो तीन रीजंस गवर्नर ने बताए। पहला, सप्लाई शॉक्स, बाहर से आने वाली सप्लाईज। दूसरा, इरेगुलर मॉनसून, हीट वेव्स, उनके कारण से। तीसरा,
हमारे यहाँ फूड की रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है उसके जो नंबर्स उन्होंने बताए, उन्होंने कहा 2023-24 के लिए फूड इन्फ्लेशन का नंबर था 7%, पर अप्रैल 2024 का नंबर देखें तो वो हो गया है 7.9%। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूं, जब आरबीआई इन्फ्लेशन देखता है तो हम सीपीआई इंडेक्स देखते हैं, जो कि हमारे लिए कोर इन्फ्लेशन होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का मतलब है कोर इन्फ्लेशन। इसमें फ्यूल रिलेटेड इन्फ्लेशन और फूड प्राइसेस रिलेटेड इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। अगर उसे भी इंक्लूड कर लिया जाए तो उस इन्फ्लेशन को कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात की। फिर उन्होंने डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए बात की कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के अनुसार 2023-24 में इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ रेट आया 8.2%। इंडिया की जीडीपी ने ग्रोथ किया 8.2% पे। और आने वाले साल में आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है 7.2% पे। 2 क्वार्टर्स में 7.2% और 2 क्वार्टर्स में 7.3%। एवरेज कर कर उन्होंने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट निकाला है 7.2% पर इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए। अभी तक उनके कहने के अनुसार अर्बन इकोनॉमी में डिमांड है, बट रूरल इकोनॉमी में डिमांड नहीं थी, जिसको कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अब कहा है अच्छा मॉनसून होने की उम्मीद है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि खरीफ की फसल अच्छी हो और उसके चलते हमारा रूरल डिमांड का भी अपटेक हो, तो ग्रोथ के नंबर्स अचीव करने की उम्मीद की जा रही है। सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल इन्फ्लेशन, उसके कम होने के रीजन है क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस गिर गए। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे वो फिर भी इतनी कम नहीं हो पा रही क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और इसके अलावा उन्होंने एक दो बातें और जो कही हैं वो है कि प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ 7.2% का रखा गया है। और इसके अलावा एक बात खास की गवर्नर ने कि बहुत बार ये बात की जाती है कि आरबीआई फेडरल रिजर्व को फॉलो करता है, जैसा वो करते हैं वैसा हम करते हैं। अगर वो रेट कट करते हैं तो हम कट करते हैं, बढ़ाते हैं तो बढ़ाते हैं। गवर्नर ने कहा हम उनको जरूर देखते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते जरूर हैं, पर अपना वेदर और अपनी पिच को देखते हुए खेलते हैं। क्रिकेट से उन्होंने एनालॉजी बनाई इसकी। उन्होंने कहा कि गेम लोकल वेदर और पिच कंडीशन को देख के खेला जाता है, ना कि सिर्फ ग्लोबल कंडीशंस को देखते हुए। और एक बात उन्होंने जो शेयर की कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आरबीआई बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट्स में से 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। और इस साल की बैलेंस शीट अच्छी होने के कारण से जो कंटिंजेंट रिजर्व बफर बनाया जाता है, 6% पे रखा जाता था, उसे अब 6.5% पे मेंटेन किया जाएगा अगले साल के लिए। एक दो बातें और यहां पर हैं कि बैंकों का बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रांग है। ये नोटिस किया गया कि ग्रॉस एनपीए एनबीएफसीज और कमर्शियल बैंकों के लिए 3% से नीचे नीचे ही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2024। इसके अलावा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ हो रहा है, सर्विस रिलेटेड एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जो शेयर्ड सर्विसेज सेंटर हैं उनकी अंदर काफी ग्रोथ हो रहा है, वो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रेमिटेंसेस में हम सबसे आगे हैं, ग्लोबल रेमिटेंसेस में नंबर 1 कंट्री है। हमें करीब करीब वर्ल्ड का 15.2% रेमिटेंस शेयर मिलता है। और अभी तक हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं। यूएस डॉलर 651.5 बिलियन पर हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स एज ऑफ 31 मई 2024 स्टैंड करते हैं। कुछ मेजर्स प्रपोज किए गए। बल्क डिपॉजिट्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बल्क डिपॉजिट्स जो कि सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट 2 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के डिपॉजिट को माना जाता था, उसे बदलाव करके अब 3 करोड़ सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, 3 करोड़ या उससे ज्यादा के टर्म डिपॉजिट को कमर्शियल बैंकों के लिए बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। ये बात
रूरल बैंकों पर लागू नहीं होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फेमा के अंदर थोड़ी लिबरलाइजेशन करने की, रैशनलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, जिससे कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ावा दे पाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बारे में ड्राफ्ट गाइडलाइंस जल्द ही पब्लिश की जाएंगी। एक बात और नोटिस की गई कि इंडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और उसी के साथ डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काम करेगा आरबीआई, जिससे कि नेटवर्क लेवल पे इंटेलिजेंस क्रिएट हो, डिजिटल पेमेंट कंपनीज के बीच में रियल टाइम डेटा शेयर किया जा सके। इसके ऊपर आरबीआई काम शुरू करने वाला है। अभी हम सब जानते हैं कि हम अपने फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो कि मेट्रो वगैरह में हम यूज करते हैं, उनको चार्ज करते हैं, पर उसमें पैसे खत्म हो जाते हैं। तो उसको ऑटो रेकरिंग नेचर में, कि बैलेंस एक लिमिट से कम होने पर ऑटोमेटिकली दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए, उसके लिए फंक्शनैलिटी क्रिएट की जाएगी। और सेम फंक्शनैलिटी यूपीआई लाइट वॉलेट में भी क्रिएट की जाएगी। यूपीआई लाइट वॉलेट, आप एक लिमिटेड अमाउंट 2000 रुपए तक का वहां पर रख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी वॉलेट की तरह से उसको यूज कर सकते हैं रादर देन डेबिटिंग योर बैंक अकाउंट। लेकिन इसमें बैलेंस गिरने पर हमें बैलेंस अपडेट करना पड़ता है, तो इसे भी ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट स्कीम में लेके आया जाएगा। आरबीआई पिछले 2 सालों से हार्बिंगर करके इनिशिएटिव रन करता है, जिससे कि फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इस साल उसका थीम फॉर हार्बिंगर 2024 रखा गया है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। तो ओवरऑल गवर्नर का मानना है कि इन रेट्स को रखने से ठीक रहेगा। विड्रॉल अकोमोडेटिव स्टांस की जाएगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ग्रोथ पे फोकस रहेगा। और लास्ट में उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों में कहा, इफ वी आर श्योर ऑफ अवर पाथ, यानी अगर हमें अपने रास्ते के बारे में पता है तो उस रास्ते की तरफ हमें लगातार बिना रुके चलते रहना होगा। हमें रास्ता क्लियर है, उसकी तरफ चलना है। दैट्स द एंड ऑफ दिस अपडेट।